अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज असल में मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ मेरे भाइयों ने मुझसे 2-3 दिन से एक फरमाइश की हुई थी कि कमोडिटीज़ वर्सेस स्टॉक्स मैं एक जितने छोटे टाइम पीरियड में डिफ़ाइन कर सकूं, कुछ चीज़ें मैं कमोडिटीज़ की भी शेयर कर सकूं आप लोगों से। क्योंकि वैसे बात है, ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि जब कभी भी स्टॉक मार्केट स्लो हो जाए, डल हो जाए, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो रहे हों, तो हमारी पब्लिक जो है वो कमोडिटीज़ की तरफ जो है उसका रुझान बढ़ने लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑन एंड ऑफ लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, अब उस सवाल का टू द पॉइंट जवाब दे दिया जाता है, तो लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसीलिए मेरे एक भाई ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि कमोडिटीज़ की भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूं, और कमोडिटीज़ वर्सेस स्टॉक्स जो जो भी वो पूछना चाह रहे थे उस हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँ आज। देखिए, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से जो है वो एक एक्सचेंज हमारे यहाँ है, और वो समझ लें कि बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है और स्टेट बैंक के और एससीसीपी के अंडर में इसी तरह से है वो, जैसे कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एससीसीपी के अंडर में आती है, और उसके भी रेगुलेटरी बॉडीज़ में एनसीसीपी और एससीसीपी हैं। ठीक है, उनका बेसिकली जो कमोडिटी एक्सचेंज की जो भी मोटी मोटी सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। दुनिया में 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं बेसिकली, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज और न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। पूरी दुनिया की कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, जो वो जहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, वो जहाँ से जो है वो चल रही हैं, वो हैं ये 2 एक्सचेंजेस बेसिकली। इन 2 ही एक्सचेंजेस के जो है वो बेस पे पूरी दुनिया के अंदर ये कमोडिटी एक्सचेंज चल रही है। यानी बेसिकली जो आपके यहाँ मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से जो एक्सचेंज है, वहाँ जो प्राइस कोट हो रही है वो बेसिकली उनकी कोई अपनी प्राइस नहीं है, या वो आपके पाकिस्तान में उस प्राइस का कोई अमल दखल नहीं है, वो इंटरनेशनल जो है वो एक्सचेंज से कोट की जा रही हैं। आपका पार्टिसिपेशन सिर्फ होता है लोकल करेंसी के ऊपर। आपकी जो मर्केंटाइल एक्सचेंज है वहाँ आप रुपीज़ के में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली मर्केंटाइल एक्सचेंज प्योर एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, और वहाँ पर आपको डिलीवरी उठाने की कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ सच नहीं है। बीच में कुछ अरसे थी भी कि गोल्ड की एटलीस्ट आप डिलीवरी ले लिया करते हैं, आप हॉल्ट में रखवा लेते हैं गोल्ड आप, और वो भी मिनिमम जो है वो समझ लें कि 10 तोले का अगर आपने जो है वो डिलीवरी कॉल की है तो वो मिनिमम 10 तोले का एक बिस्किट आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ उससे कम का जो है वो बिस्किट नहीं है। मिनिमम भी 10 तोले की आप डिलीवरी कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ कि जब कभी भी स्पेकुलेटिव मार्केट में आएँ तो पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें। वजह क्या है कि वहाँ पर हाईली लिवरेज मार्केट है वो। आपको 6-6,500 रुपये का जो 1 औंस गोल्ड मिल रहा है, उस 1 औंस की जो रियल कीमत है वो काफ़ी बड़ी है। यानी अगर आपने समझ लें कि 3-3.5-4 लाख रुपए की का गोल्ड लिया है और 6,000 रुपये के अगेंस्ट, तो अब आप सोच सकते हैं कि वो कितनी हाईली लिवरेज मार्केट है। अच्छा, ये तो क्योंकि हमारी मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक मार्जिन रखा हुआ है और उन्होंने यहाँ पे उस हिसाब से एक लिवरेज आपको अलाउ की हुई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ ट्रेड अगर हो रही हैं, और अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर रहता है और वो डायरेक्ट जो है वो यूएस के अंदर वो कमोडिटी ट्रेड करे, या वो इनफैक्ट कि वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, तमाम इंडाइसिस में अगर वो काम करे, वो करेंसीज़ में अगर काम करे, तो वो इतनी लिवरेज्ड हैं कि $1,000 का अगर आपका अकाउंट है तो आप वहाँ पर $1,00,000 की बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचें कि वो कितना बड़ा लिवरेज है। अच्छा, जितना बड़ा लिवरेज उतना ही हाईली रिस्की हो गया वो। और उसके जो समझ लीजिए कि जो नेगेटिव्स हैं ना, वो नेगेटिव्स एज सच उनको नेगेटिव वही कहेगा जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हो, जैसे कि मैंने किया है। मैं आपको उन पॉइंट्स को ज़रूर रेस करूँगा कि जिनकी वजह से मैंने ये फील किया कि ये वाकई नेगेटिव पॉइंट्स हैं किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के, और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ कमोडिटीज़ के। क्योंकि आप ऐसी बात है कि जब इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ अगर आप ट्रेड करने जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको इंडाइसेस मिल रहे होते हैं ट्रेड करने के लिए, करेंसीज़ मिल रही होती है, करेंसीज़ के पेयर्स होते हैं। क्योंकि जो ग्लोबल करेंसी है वो है डॉलर।
अब जो भी करेंसी होगी वो अगेंस्ट डॉलर होगी, ठीक है। और वो मार्केट बेसिकली 22 घंटे चल रही है। सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वो ऑलमोस्ट कभी 5, और सर्दियों में और गर्मियों का टाइम आधा एक घंटा आगे पीछे होता है, कभी 5 बजे वो ओपन हो रही है तो रात को वो 2 बजे बंद हो रही है। यानी बीच में आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे जिसमें आप रेस्ट कर सकें। वो 22 घंटे जो है वो ट्रेड हो रही है और वो कंटिन्यूसली वो जो है वो ब्लिंक हो रही है वो स्क्रीन। अब उसमें सोचने वाली बात एक आम इन्वेस्टर के लिए ये होती है, और स्पेशली देखें, मैं मुखातिब हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों से, मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो मेजॉरिटी स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं। तो इसलिए मैं वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं बड़ा क्लियर करके आपको बताऊं, और क्योंकि मेरी बात पे यकीन ना भी करें तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी। 22 घंटे चलने की वजह से ना वो क्यों स्पेकुलेट हुए चली जा रही है, वो क्यों ट्रेड किए चली जा रही है, आप नहीं पकड़ सकते। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, ये वो दो कमोडिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन पूरी दुनिया से जिनमें होता है, और इन दो कमोडिटीज़ के ऊपर दुनिया में होने वाली हर अच्छाई और बुराई का डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो अब बात यह है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक इंडिविजुअल 22 घंटे में इस बात पे नज़र रख सके कि पूरी दुनिया के में हो क्या रहा है। अगर कहीं पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई पॉजिटिव खबर आई है और उसका कोई इम्पैक्ट गोल्ड पे या क्रूड पे या किसी इंडिविजुअल करेंसी पे है या किसी एक इंडाइसिस के ऊपर है, तो वो कैसे उस पर जो है वो नज़र रखेगा? नहीं रख सकता। तो इसलिए वहाँ पे जब ट्रेड करने आप जाते हैं तो वहाँ पर फंडामेंटल्स नहीं देखे जाते, क्योंकि वो प्योर स्पेकुलेटिव जब मार्केट है तो वहाँ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का एक जो है वो काम बनता है। अब टेक्निकल एनालिसिस हमारे अब पहले ही समझ लें कि 1% लोग भी पूरे नहीं हैं अभी जो टेक्निकल एनालिसिस से अवेयर्ड हों। हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी वो है कि 4 इंडिकेटर पढ़ लिए, 5 इंडिकेटर पढ़ लिए, और जो है वो पब्लिक को बताने बैठ गए कि हम एक्सपर्ट हैं। और इक्का दुक्का लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, तो जब वो क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके पास इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोकल मार्केट में जो है वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ लोकल मार्केट में गुजारी हुई है। तो मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ, आप दुनिया के किसी मुल्क से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करके आ जाओ, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, आप उस मार्केट में बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी किसी भी ट्रेडिंग, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपकी लोकल स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो है ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। आप बहुत जो है एक्सपर्ट हों टेक्निकल एनालिसिस के, लेकिन होगा ये कि जब आप कमोडिटी ट्रेड करने के लिए रियल मनी जब आप लगाएंगे ना, डेमो अकाउंट की बात नहीं कर रहा, डेमो अकाउंट में हर आदमी प्रॉफिट करता है, और जो लोग डेमो अकाउंट चलाते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। तो आप यकीन कर लेंगे डेमो अकाउंट चलाएं, प्रॉफिट हो रहा होता है, और आपको ये लगता है मैं एक्सपर्ट हो गया। और जैसे ही आप रियल मनी लगाते हैं और आपका जब वो इलेक्ट्रॉनिक MT4 सॉफ्टवेयर बेसिकली वो यूज़ हो रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जब आप MT4 सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और आपकी पहली एंट्री होगी और नीचे जो है वो समझ लें कि पाक रुपी जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होकर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना शुरू करेगा ना, तो सारी एक्सपर्टीज़ धरी रह जाती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं आदमी का, और जो है ना जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको उस हाईली लिवरेज मार्केट के अंदर आपको 2 चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए। एक तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कमांड हो, दूसरा अपने इमोशंस के ऊपर कमांड हो। अगर ये 2 चीज़ें नहीं, फंडामेंटल्स वहाँ कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है फंडामेंटल्स का? क्योंकि आप उन फंडामेंटल्स को फॉलो ही नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में किस वक्त कहाँ क्या हो रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल उसको जो है वो कवर कर सके हर वक्त, क्योंकि 22 घंटे आप भी इंसान हैं, आपको भी खाना खाना होगा, सोना होगा और 10 काम होंगे, लेकिन आप स्क्रीन के आगे से हट नहीं सकेंगे। अब इन पॉइंट्स को अब आप नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, मेरा कमोडिटीज़ हों या लोकल स्टॉक्स हों, मेरा पैशन है, ठीक है। हर आदमी ज़रूरी नहीं है कि उसको वो चीज़ पसंद आए। मुझे ये चीज़ पसंद आती है कि एक चीज़ 22 घंटे चल रही है, मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूँ, क्योंकि उसमें काम करने का अंदाज़ अलग होना चाहिए। उसमें काम करने का अंदाज़ बेसिकली ये है कि उस 22 घंटे में से जो भी 4 घंटे या 6 घंटे आप अगर स्क्रीन को फुल टाइम दे सकते हैं, बस उस 4-6 घंटे के अंदर स्क्रीन पे बैठ के
आप अपनी एनालिसिस की बेस पे, टेक्निकल चार्ट्स की बेस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे आप एक एंट्री लें, अपना स्टॉप लगाएं, क्योंकि वहाँ पे ये काम नहीं हो सकता कि आप स्टॉप लॉस लगाए बगैर ये सोचें कि मैं स्क्रीन पे ही बैठा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाता और स्क्रीन पे बैठा हूँ, अगर नीचे जा रहा होगा तो एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो वहाँ पर ये जो पलक झपकने की जो देर है ना, ये भी बहुत देर है। यानी आप पलक एक दफ़ा झपकेंगे और वहाँ पे $100 निकल जाएंगे गोल्ड में से, या वहाँ पर $4-5 क्रूड निकल जाएगा। ये चीज़ें मैंने विटनेस की हैं 2013 में, मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है। और मैं अक्सर अपने जूनियर्स को ये बात बताता हूँ कि मैं एक जगह बैठा डिनर कर रहा था और वहाँ पर समझ लें कि गोल्ड ने 1518 का एक सपोर्ट लेवल था, वो गोल्ड ने ब्रेक किया। 2013 की बात है और वो इवेंट ये था कि साइप्रस ने डिफ़ॉल्ट किया था आईएमएफ को। तो जब उसने डिफ़ॉल्ट किया तो उसके बाद साइप्रस ने गोल्ड बेचे था, अपना अपना जो उनके पास गोल्ड का रिज़र्व था वो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में ऑफलोड किया था। उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए दुनिया के 4 या 5 सेंट्रल बैंक्स और समझ लें कि जो बड़े मशहूर जैसे क्रेडिट स्विस है, मॉर्गन स्टैनले है, मूडीज़ है, इनकी बाइंग साइड थी और साइप्रस की एक साइड से सेलिंग थी। और समझ लें कि 6 या 7 घंटे के अंदर अंदर गोल्ड $300 माइनस था। और जब वो रिवर्स आ रहा था तो जिन जिन लोगों ने स्टॉप भी लगाए हुए थे ना, तो जंप आ रहे थे $10 के। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1500 पे स्टॉप लॉस लगाया था, वो $1510 के बाद जो प्राइस कोट की उसने वो 1480 की, बीच में आपकी उसने वो लिमिट वहीं लगी रहने दी। यानी उस वक्त दुनिया के जो ब्रोकर्स हैं, स्पेशली ये काम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का काम है, ये जो कमोडिटीज़ एक्सचेंज है या जो आप करेंसीज ट्रेड करते हैं, इसकी सबसे बड़ा काम जो है वो दुबई से हो रहा है। ठीक है, तो दुबई के जो ब्रोकर्स हैं वो पूरी दुनिया में लिंक दे रहे होते हैं, वो प्राइस कोट कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया की एक्सचेंजेस उनके थ्रू चल रही होती हैं। तो समझ लें कि दुबई के बड़े पुराने पुराने ब्रोकर्स उस रात डिफ़ॉल्ट कर गए थे, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पाए थे, वो रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए थे, वो इतना बड़ा सेल ऑफ था। बताने का मकसद ये है कि वो इतनी लिवरेज और इतनी हाईली स्पेकुलेटिव मार्केट है कि उसके अंदर कम से कम पाकिस्तान का इन्वेस्टर बेस अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो उस चीज़ को उस तरह से डील कर सके। हम हाथ पैर फूल जाएंगे आपके, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बल्कि आपको ये लग रहा होगा कि मैंने कमोडिटी के अगेंस्ट कोई वीडियो बना दी है, लेकिन जो हक है वो बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं काम करता हूँ उसमें। वजह क्या है कि मैंने जो 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे जो है अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं उन पे मजबूत रहूँ। एक तो मेरी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पक्की होनी चाहिए, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, ट्रेड करने के बाद मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता हूँ। इमोशंस पे कैसे कंट्रोल रखता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन साइजिंग इतनी रखता हूँ जिसको बर्दाश्त कर सकूँ। लोअर रिस्क हायर रिटर्न, ये जो चीज़ें आप मुझसे वक्तन फ़वक्तन सुनते हैं ना, मैंने कोर्सेज़ में अपने लोगों को भी इस बात पे बहुत फोर्स किया है कि ये क्राइटेरियाज़ पे हमेशा अमल करना। और फिर मैं ऑन एंड ऑफ अपनी ऑडियोज़ के अंदर या अपनी वीडियोज़ में ये बात मैं कर रहा होता हूँ रिस्क ऑन रिवॉर्ड की। वो इसलिए कि मैंने ये रिस्क ऑन रिवॉर्ड वाले जो मामलात हैं ना, ये मैंने बहुत भुगते हैं इस मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हाँ, लेकिन बड़ी जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे मेरी लाइफ में मिला कि उस समझ लें कि मुश्किल तरीन मार्केट में काम करने से ना, मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मुझे एनालिसिस के ऊपर कमांड हुई। ठीक है, क्योंकि जब एक चीज़ बार बार आपको गलत करार दे रही हो तो आप ज़रा सी बात है उसके डीप में जाते हैं और फिर आप अपनी अपनी कमज़ोरी पकड़ते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ कि ये मेरी ट्रेड गलत हो गई। तो जब आप 1-2 बार 3 बार गलत साबित हो जाएंगे और आप उस अपनी स्टडी को और डीपली जो है वो देखना शुरू करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो है वो काम पे कमांड आनी शुरू हो जाती है और फिर आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाता है। जहाँ तक बात रही कंपैरिजन की, तो कोई कंपैरिजन नहीं है हमारी स्टॉक मार्केट से या किसी भी स्टॉक मार्केट से कमोडिटी एक्सचेंज का, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो पूरी दुनिया में स्पेकुलेटिव है, सिर्फ वहाँ पर आप डिलीवरी कॉल नहीं कर सकते। अब आ जाएं उसके अगेंस्ट मेरी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी बात कि इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं 2 किस्म के, कि आप या तो अपने कैश पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप लिवरेज पे ट्रेडिंग कर लेते हैं। जब आप लिवरेज पे गए स्टॉक मार्केट में, तो अब क्राइटेरिया वही आ गया कि आपको उसी क्राइटेरिया पे काम करना है, फंडामेंटल कोई नहीं, फिर टेक्निकल चार्ट्स।
टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपने ट्रेड करनी है, लोअर रिस्क हायर रिटर्न, इसी फॉर्मूले को पकड़ना है। पोजीशन साइजिंग आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड करेगी। तो लोअर रिस्क हायर रिटर्न के साथ आपकी जो पोजीशन साइजिंग है बेसिकली वो चीज़ है जो आपके इमोशंस को या तो कंट्रोल में रखेगी या आपके इमोशंस को आउट कर देगी। अगर आपने एक ही ट्रेड में पेट भर के ट्रेड कर ली है और वो अनफेवर जानी शुरू हुई तो बस अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप घबराहट में वो फैसले करेंगे जो समझ लें कि आपके लिए शदीद नुकसानदेह होंगे। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मैं हमेशा लोगों को मैं एडवाइस यही करता हूं कि देखें अपनी चादर में पैर फैलाएं, जितने पैसे हैं उसमें काम करें। तो स्टॉक मार्केट में दो किस्म के रिटर्न्स हैं ना, एक आपके पे आउट्स जो आपको डिविडेंड और बोनस की मद में कंपनीज देती हैं, दूसरा आपके कैपिटल गेन्स। ये दोनों ही रिटर्न्स जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट किए हुए बंदे के लिए वो आपको जो है वो समझ लें कि ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल हैं कि आप एक चीज़ अनफेवर जाती है, अगर आपने अपनी स्टडी के हिसाब से, अगर आपने अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको ये अंदाज़ा है कि वो ये चीज़ मैंने सही ली है, तो बेशक वो वक्ती तौर पे किसी भी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई चल रही होती है कि अगर किसी का सेलिंग आ गई है, अचानक कोई मजबूरी में माल बेच रहा है तो डेफिनेटली उस शेयर की प्राइस भी नीचे आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो लिया है तो वो गलत ले लिया है। वो किसी की सेलिंग है, वो एब्जॉर्ब होगी। अगर वो शेयर आपने मेरिट पे लिया है तो वो ज़रूर पलट के आएगा और वो आपके टारगेट प्राइस को भी ज़रूर हिट करेगा, बेशक टाइम फ्रेम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये वही सिर्फ कर सकता है जो अपने पैसे और अपनी लिमिट के अंदर काम कर रहा है। स्पेकुलेटिव मार्केट में आप 2 दिन अपनी पोजीशन को ओपन छोड़ सकेंगे जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो या टेक प्रॉफिट हिट ना हो, 3 दिन कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। होता यह है कि आपने स्पेकुलेटिव मार्केट में एंट्री ली, अब आपने अगर अपनी स्टडी पे खुद कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो आपके अंदर वो घबराहट आनी शुरू हो जाएगी कि आप 10 मिनट बाद खुद ही वो ट्रेड बंद करके बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो डॉलर जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये वो मार्केट बहुत मुश्किल मार्केट है। लेकिन उस मार्केट में, बड़ी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, वो जब आप अपनी लोकल मार्केट पे आके उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेगा तो ये लोकल मार्केट आपको पीनट्स लगेगी। हमारे यहाँ लोग कह रहे होते हैं हमारी ये स्टॉक मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है। मैं उन लोगों पे हंसता हूँ कि वॉलेटिलिटी आपने देखी नहीं है भाई। वॉलेटाइल मार्केट किसको कहते हैं? तो कभी जो है ना वो इटली के इंडेक्स में ट्रेड करके देखना, इटली के इंडेक्स में। और वॉलेटिलिटी अगर देखनी है तो जब गोल्ड अपने मूड में हो ना, गोल्ड की ट्रेडिंग, तो वो ज़रा वो करके देखिएगा या करेंसीज पे ज़रा ट्रेड कीजिएगा। एक मिसाल के तौर पे कि जिन दिनों में ये अभी इलेक्शन हो रहा था उन दिनों में यूएस डॉलर को ज़रा ट्रेड करके देखते किसी भी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में आप। तो बात ये है कि उस मार्केट को जब देख लेंगे ना तो अंदाज़ा होगा कि हमारी मार्केट बहुत शरीफों वाली मार्केट है भाई। अच्छा, फिर हमारी मार्केट में जो एक परसेप्शन है कि वो कुछ बड़ी बिग फिशेज़ हैं, वही मार्केट को गिरा देती हैं, वही मार्केट को बढ़ा देती हैं। तो ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में तो आइए और वो बिग फिशेज़ मुझे वहाँ ढूंढ के दिखाइए, वहाँ कौन है। वहाँ भाई दुनिया के 10-10 सेंट्रल बैंक मैंने एक साइड पे खड़े हुए देखे हैं और पता नहीं चलता कौन बेच कौन रहा है। और उन सेंट्रल बैंक्स की बाइंग ख़त्म हो जाती है लेकिन वो सेलिंग ख़त्म नहीं होती। तो बात यह है कि स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी एक्सचेंज हो, थ्योरी सबकी एक है, चलने का अंदाज सबका एक है, सिर्फ डायनेमिक्स चेंज हैं। मेरे मुल्क के डायनेमिक्स अलग हैं, किसी और कंट्री के डायनेमिक्स अलग होंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई कंपैरिजन स्टॉक मार्केट से कमोडिटी एक्सचेंज का नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी और बहुत पुरसुकून जगह है। यहाँ पर अगर ज़िंदा रहना है ना तो स्टॉक मार्केट में पैसा रखें, ज़िंदा रहेंगे और अपने कैश के अंदर काम करें। कभी भी मार्केट से लूज़ नहीं करेंगे। होगा क्या, आपने कोई काम किया हुआ होगा, अनफेवर होगा, आपने सोचा होगा 10 दिन में फेवर आएगी, वो चले 15 दिन बाद आ जाएगी या चले वो 20 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन वो फेवर आएगी अगर आपकी स्टडी सही है, अगर आपने एनालिसिस सही की हुई है। और अगर आपने हवा में तीर मारा है तो फिर एनालिसिस कौन सी। और फिर अगर आप पैसा लूज़ कर रहे हैं तो उस पर अफसोस किस बात का। अफसोस तो इस बात पे करना चाहिए कि आपने खुद ही एनालिसिस सही नहीं की थी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट बहुत सेफ जगह है। कमोडिटी एक्सचेंज एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए और छोटी पोजीशन साइजिंग के साथ, क्योंकि वहाँ से जो सीखने को मिलेगा तो लोकल मार्केट के अंदर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने ये नेगेटिव मार्केटिंग नहीं की है कमोडिटी एक्सचेंज की। कमोडिटी एक्सचेंज में मैं काम करता हूँ, मैं काम कराता भी हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह लोकल एक्सचेंज में भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी काम करता हूँ, कराता भी हूँ। एक्सपर्टीज़ लेकिन जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की या अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की,
वो इंटरनेशनल मार्केट से ही सीखी है, वो कमोडिटी एक्सचेंज से। ये इंटरनेशनल मार्केट जो मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिकली, वो मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आज दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं और किसी वीडियो में फिर जिक्र कर दूंगा। लेकिन वहाँ की जो लिवरेज है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो दो हैं। एक तो वो बहुत हाईली लिवरेज मार्केट है कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा वो 22 घंटे चल रही है भाई, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वही बात है कि इंसान जिनके लिए पैसा कमा रहा होता है ना, घर वालों के लिए, वही घर वाले आपको पहचानेंगे नहीं कि भाई ये कौन साहब है जो हमारे घर में आए, क्योंकि आप 22 घंटे स्क्रीन के आगे रहेंगे, ज़िंदगी जो है मफलूज हो जाएगी। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया करें, कमोडिटी एक्सचेंज। फिलहाल पाकिस्तान वाले जो हमारा जो इन्वेस्टर बेस है वो अभी इतना मेच्योर नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। वो खुद ही जोश ठंडा हो जाएगा, 20 दिन बाद वो कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।